हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जीडीसी नर्सिंग यूट्यूब चैनल। और आज के इस सेशन में हम बात करेंगे वाउंड हीलिंग की। वाउंड हीलिंग जो कि हमारा चैप्टर फर्स्ट पैथोलॉजी सब्जेक्ट का है, और ये जो टॉपिक है वो आफ्टर सेल इंजरी के बाद आता है और हमारे चैप्टर फर्स्ट का ही थर्ड सेमेस्टर का पार्ट है हमारा पैथोलॉजी सब्जेक्ट। उस सब्जेक्ट का चैप्टर फर्स्ट है हमारा। चैप्टर फर्स्ट का एक छोटा सा टॉपिक है वाउंड हीलिंग। तो आज हम वाउंड हीलिंग को समझते हैं कि वाउंड हीलिंग क्या होती है। तो हीलिंग को समझने के लिए पहले हम ये देखते हैं कि वाउंड क्या होता है। व्हाट इज वाउंड? वाउंड दैट मीन्स एनी काइंड ऑफ इंजरी। अभी तक हम डायरेक्टली सेल इंजरी की बात कर रहे थे कि सेल इंजरी हो रही है, उसमें अडेप्टेशन हो रहा है, या फिर वो रिवर्सिबल इंजरी है या इरिवर्सिबल इंजरी है, या फिर वो सेल की डेथ है। ये सारी चीजें हमारी मॉलिक्यूलर लेवल पे हो रही थी। बट वाउंड क्या है? हमारे स्किन सरफेस पे होने वाली एक ऐसी इंजरी है जो फिजिकली हमें दिखाई देती है। और साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि इंटरनल इंजरी भी जब कभी होती है, जब हमारी सेल नंबर्स ऑफ सेल एक साथ डैमेज होती हैं, इंटरनल इंजरी होती है, तो वो भी हमारा क्या होता है? वाउंड होता है। और उसको हम अल्सर का टर्म देते हैं, दैट इज अल्सर। अल्सर और वाउंड में यही डिफरेंस है। अल्सर जो होता है वो हमारी इनसाइड बॉडी होता है, जैसे मुंह में छाले आ जाते हैं, स्टमक में अल्सर हो जाता है, तो वो क्या है? वहां की सेल्स डैमेज हो चुकी हैं, रप्चर है, और उन्हें जरूरत है अपने आप को रिपेयर करने की। ठीक है, तो ये हमारा अल्सर हो गया इनसाइड द बॉडी। वाउंड जो हो गया वो हमारा आउटसाइड द बॉडी होता है, ऊपर सुपरफिशियल सरफेस पे, अपर सरफेस, अपर सरफेस ऑफ बॉडी, वो हमारा वाउंड है। और ये दोनों ही एक काइंड ऑफ इंजरी है जिसको हमें क्या करना है? रिपेयर करना है कि बॉडी अपनी नॉर्मल स्टेट में वापस आ सके। तो अब हम हीलिंग की अगर बात करें, ये तो हमने वाउंड के बारे में देखा। अगर हम हीलिंग की बात करें, नाउ व्हाट इज हीलिंग? हील करना, किसी चीज को ठीक करना, उसको फिक्स करना, ये टर्म कहलाता है हमारा हीलिंग। हीलिंग जो है वो हमारी बॉडी की एक रिपेयरिंग मैकेनिज्म होती है, जिसमें हमारी बॉडी नॉर्मल स्टेट में वापस आ जाती है। और हीलिंग जो है वो बहुत फास्ट प्रोसेस नहीं है, ये एक स्लो प्रोग्रेसिव प्रोसेस है। यहाँ पे प्रोग्रेस होता हुआ दिखाई देता है। तो हीलिंग एक तरह की प्रोग्रेस है जो धीरे धीरे चलती है, और वो कई मंथ तक चलती रहती है। डिपेंड करता है टाइप ऑफ इंजरी पे, किस टाइप की इंजरी हुई है। जितनी सीवियर इंजरी उतना टाइम टेकिंग होता है हीलिंग प्रोसेस, जितनी माइन्यूट इंजरी उतना ही होता है हमारा इन हीलिंग पीरियड, उतना ही कम हो जाता है। तो ये तो फिजिकल हीलिंग की बात थी। कुछ मेंटली हीलिंग भी होती है, जो लोग कभी हील नहीं कर पाते। तो हम अपने सब्जेक्ट पे चलते हैं वापस से। तो आगे देखते हैं वाउंड हीलिंग एज इट इज अ नेचुरल फिजियोलॉजिकल रिएक्शन। क्या है ये? एक नेचुरल फिजियोलॉजिकल रिएक्शन है। इंजरी हुई है, उसके बाद जो मैकेनिज्म स्टार्ट हो रही है वो मैकेनिज्म होती है हमारी हीलिंग की। उस चीज को क्योर करना कि बॉडी अपनी नॉर्मल स्टेट में वापस आ सके, टू अटेन द नॉर्मल स्टेट। जो भी हमारी सेल्स थी, सेल का जो भी अरेंजमेंट था, जो भी टिश्यूज इन्वॉल्व हुए थे उस इंजरी में, वो सारे टिश्यू वापस से अरेंज हो जाए, सारी सेल्स अपने सीक्वेंस में वापस आ जाए और फिर से अपनी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस स्टार्ट कर दें। उसके बाद हम देखते हैं कि जो वाउंड हीलिंग होती है, वाउंड हीलिंग जो है वो हमारी दो प्रिंसिपल पे काम करती है। फर्स्ट प्रिंसिपल इज रीजनरेशन, फर्स्ट प्रिंसिपल इज द रीजनरेशन, वाइल सेकेंड इज द रिपेयर। रिपेयर और रीजनरेशन में एक माइन्यूट डिफरेंस है कि जो रीजनरेशन हो रहा है, वापस से फॉर्मेशन हो रहा है, तो वहां पर क्या हो रहा है? हमारी न्यू सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, या फिर प्रोलिफरेशन हो रहा है, प्रोलिफरेशन हो रहा है हमारी सेल्स का। जबकि रिपेयरिंग क्या है? हमारी ओल्ड सेल्स में ही जो सेलुलर कंपोनेंट डिस्टर्ब हो चुके थे, डैमेज हो चुके थे, उन सारी चीजों को क्या करना है? रिपेयर करना है। इसमें हमारी ग्रैन्युलेशन प्रोसेस होती है, ग्रैन्युलेशन।
ग्रैनुलेशन प्रोसेस हमारी रिपेयर प्रोसेस में होती है, प्रोलिफरेशन हमारी रीजनरेशन में होती है। ये दोनों टर्म हमें याद रखने हैं, दोनों में माइन्यूट डिफरेंस है। प्रोलिफरेशन रीजनरेशन के लिए होता है और ग्रैनुलेशन रिपेयर के लिए होता है, और यही दोनों मिल के कंबाइंड होके सेल को हील करती हैं, कंप्लीटली ठीक करती हैं। नेक्स्ट अगर देखें, द वाउंड इज स्ट्रेंथेंड बाय प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रोब्लास्ट, यहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट सेल का यूज हो रहा है, मायोफाइब्रोब्लास्ट का यूज हो रहा है, जो क्या करती है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, किसको, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को। क्योंकि अगर कहीं ना कहीं डैमेज हो रही है, हमारी सेल्स जा रही हैं, तो जो भी सेल के आसपास का फ्लूइड है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, वो भी वहां से लॉस हो रहा है और हमारे सेलुलर कंपोनेंट उस मैट्रिक्स में जाके डिसॉल्व हो जा रहे हैं। तो हीलिंग को प्रॉपर सेट करने के लिए हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का होना वहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में हमारे फाइब्रोब्लास्ट और मायोफाइब्रोब्लास्ट और फाइब्रोब्लास्ट सेल के कंपोनेंट बढ़ते जाते हैं। तो ये हमें याद रखना है कि जिस भी सेल टर्म्स में लास्ट में ब्लास्ट आ रहा है, वो किसी ना किसी फॉर्मेशन सेल का नाम होता है, फॉर्मेटिव सेल होती हैं, वो किसी न किसी सेल का फॉर्मेशन करने वाली होती है। तो अगर वहां पे हीलिंग हो रही है, रिपेयर या रीजनरेशन हो रहा है, तो हमें नई नई चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो वो नई चीजें कहाँ से आएंगी, हमारे मायोफाइब्रोब्लास्ट और फाइब्रोब्लास्ट सेल के थ्रू आएंगी। आगे चलते हैं, यहाँ पे हमने मेंशन किया है एक स्पेसिफिक डेफिनेशन क्या होती है, वाउंड इज जनरल अ डैमेज to the integrity of biological tissue including skin, हमारा सबसे बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन एंड ऑर्गन टिश्यू। तो बेसिकली जो इंजरी होती है वो हमारे मेन तरीके से स्किन पे होती है, उसके बाद वो म्यूकस मेम्ब्रेन और ऑर्गन टिश्यू जो अदर टिश्यूज में होते हैं उनकी होती है। सो और वाउंड जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट वन इज अ ओपन एंड सेकेंड वन इज अ क्लोज्ड। क्या डिफरेंस होता है ओपन और क्लोज वाउंड में? अगर हम क्लोज वाउंड की बात करें तो जो स्किन की सरफेस है, जो स्किन की सरफेस है वो कहीं से भी कट नहीं होती, उसमें किसी भी तरह का डैमेज नहीं होता है। जैसे चलते चलते अगर आप भिड़ जा रहे हैं, सर पे एक छोटा सा लंफ आ जा रहा है और स्किन रेड या ब्लू पड़ जा रही है, तो वो आपकी क्लोज इंजरी है, क्लोज वाउंड है। उसी जगह जब कहीं कट लग जाता है, ब्लेड से कट हो जाती है ड्यूरिंग शेविंग के टाइम पे, या फिर आप नेल्स कट कर रहे हैं और फिंगर साथ में थोड़ी सी कट हो गई है, चलते फिरते गिर गए हैं, किसी जगह से ब्लीडिंग हो रही है, तो वो हमारा क्या है, ओपन वाउंड है। जहां पर भी ब्लीडिंग होती है, ब्लड का फ्लो लॉस होने लगता है, ब्लड लॉस होने लगता है, वो हमारा ओपन वाउंड है। और क्लोज वाउंड में बात करेंगे तो जहां पे हमारा ब्लड क्लॉट कर जाता है इंटरनली, जब हमारा ब्लड क्लॉट कर जाता है अंडरलाइन टिश्यू, तो वो हमारा क्लोज वाउंड होता है। ओपन वाउंड क्या होता है, बाहर से वो एक्सपोजर होता है माइक्रोब्स का, पैथोजेंस का, एयर्स का, ये सारी चीजें उसमें होती है। और ओपन वाउंड ज्यादा रिस्की होते हैं क्योंकि इसमें हमारा इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं, टाइप ऑफ वाउंड हीलिंग। अभी जो पीछे हमने ओपन और क्लोज पढ़ा था वो टाइप ऑफ वाउंड था, टाइप्स ऑफ वाउंड हीलिंग की बात कर रहे हैं। तो दो तरह की टाइप हीलिंग होती है हमारी। पहला होता है प्राइमरी हीलिंग और इसी को हम बोलते हैं फर्स्ट इंटेंशन, और एक और इसको नाम दिया जाता है प्राइमरी यूनियन। प्राइमरी यूनियन बोलिए, प्राइमरी हीलिंग बोलिए, या फिर फर्स्ट इंटेंशन बोलिए, ये हमारा फर्स्ट टाइप है। जबकि सेकेंडरी हीलिंग या सेकेंड इंटेंशन या सेकेंडरी यूनियन, ये हमारा सेकेंड पार्ट है वाउंड हीलिंग का, सेकेंड टाइप है। ये दोनों टाइप हम एक एक करके पढ़ेंगे इसी सेशन में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा इसकी मैकेनिज्म को समझने के लिए। आगे बात करते हैं हम अपने प्राइमरी हीलिंग या फिर प्राइमरी यूनियन या फिर फर्स्ट इंटेंशन के बारे में। यहाँ पे ऑल्सो नोन एज प्राइमरी इंटेंशन या फिर फर्स्ट इंटेंशन या प्राइमरी यूनियन, सारे टर्म्स एक ही हैं, डाउट नहीं होना चाहिए।
ये क्या होता है, रिफर्स टू अ प्रोसेस बाय विच वाउंड हील, जब एजेस मतलब कॉर्नर दोनों के क्या होते हैं, एक साथ आ जाते हैं। यहाँ पे बात समझिएगा, जैसे कहीं सर्जरी हो रही है या कोई कट लग गया है, तो जब कट लग रहा है तो स्किन की लेफ्ट साइड की एरिया और राइट साइड का एरिया दोनों अलग हो गया है। उस एरिया को जब हम मिला के एक साथ स्टिच कर देते हैं या स्टेपल कर देते हैं या उनको मिला के उसकी ड्रेसिंग कर देते हैं, तो वो हमारा टर्म होता है प्राइमरी हीलिंग का। प्राइमरी हीलिंग क्यों हम बोल रहे हैं, क्योंकि उसके दोनों एजेस एक साथ जोड़े जा सकते हैं। यहाँ पे यही लाइन मेंशन है कि इट इज अ प्रोसेस बाय विच wound heals when the edges are brought together and aligned, typically through surgical closure or natural reapproximation, allowing for faster and more efficient healing. क्योंकि अगर बहुत बड़ा घाव हो गया है, दोनों एजेस आपके बंद नहीं हो पा रहे हैं, तो उसमें माइक्रोब्स के आने का चांसेस बहुत होता है, उस पर दोबारा से चोट लगने के चांसेस हो जाते हैं, या फिर उसमें इन्फेक्शन बहुत तेजी से हो सकता है, और तीसरा हमारा ब्लड लॉस बहुत होता है। तो ये सारी चीजें होती हैं हमारे प्राइमरी हीलिंग में, कि जब भी कोई कट लग रहा है, कोई इंजरी हो रही है, कहीं घाव हो रहा है, तो उसके दोनों एजेस जो हैं हम उनको मिला के बंद कर सके। तो वो प्रोसेस बेसिकली हमारे किस में होती है, सर्जिकल क्लोजर में होती है। जब कोई सिजेरियन ऑपरेशन होता है, ओटी में सर्जरी होती है बहुत सारी, माइनर सर्जरी, मेजर सर्जरी, तो किसी भी टाइप की अगर वो सर्जरी है तो उसको हम ओपन जरूर करते हैं, उस ऑर्गन को ओपन जरूर करते हैं, और आफ्टर द सर्जरी उसको हम क्लोज कर देते हैं बाय द हेल्प ऑफ सूचर या स्टेपल्स के थ्रू। तो वो जो हीलिंग होती है वो हमारे प्राइमरी हीलिंग में आती है। आगे देखते हैं, दिस टाइप ऑफ हीलिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय मिनिमल स्कैरिंग। इसमें जो स्कैरिंग दैट मीन्स जो स्पॉट पड़ते हैं वो बहुत कम होते हैं, एंड टिश्यू हीलिंग डायरेक्टली विदाउट सिग्निफिकेंट टिश्यू लॉस। टिश्यू का लॉस भी यहाँ पर कम होता है, क्योंकि जितने भी हमने कट किया था एरिया उसको वापस से स्टेपल कर दिया है या सूचर्स की हेल्प से उसको स्टिच कर दिया है, तो जो टिश्यू का लॉस है वो कम से कम होगा। कुछ की फीचर्स हैं हमारे प्राइमरी इंटेंशन के या प्राइमरी यूनियन के, जैसे कि मिनिमम टिश्यू लॉस, टिश्यू का लॉस ज्यादा नहीं होता है, हीलिंग जो होती है वो फास्टर होती है, अप टू 7 डेज, अप टू 7 डेज होती है। 7वें दिन पे वो हीलिंग कंप्लीटली बाहर साइड से, आउटर सरफेस की बात की जाए तो वो कंप्लीट हो जाती है। इसीलिए मैक्सिमम जो है 7वें या 8वें दिन पे हम क्या करते हैं, जो भी स्टिचिंग की जाती है उसको हटा देते हैं, क्योंकि वहां पे जो स्किन होती है वो हमारी हील हो चुकी होती है। और लास्ट इज अ लेस स्कैरिंग। लेस स्कैरिंग दैट मीन्स उसमें जो स्कैर, जो घाव, जो दाग पड़ते हैं वो कम होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन प्राइमरी हीलिंग। कौन कौन से ऐसी मैकेनिज्म इन्वॉल्व होती हैं हमारे प्राइमरी इंटेंशन में या प्राइमरी हीलिंग में। तो फर्स्ट इज अ इनिशियल हेमोरेज। अब इनिशियल हेमोरेज क्या है हमारा, इनिशियल हेमोरेज को हम ऐसे समझेंगे, सबसे पहले जैसे कोई सेल है यहाँ पे कोई भी सेल है, उसमें कोई इंजरी हो रही है, किसी भी काइंड की इंजरी है, और यहाँ पर हमारी बॉडी में अदर सेल्स हैं, साथ ही साथ हमारी ब्लड वेसल्स भी हैं जो उस इंजरी का हिस्सा बन चुकी हैं और यहाँ से कट हो चुकी है। तो इनिशियल जो हमारा फर्स्ट प्रोसेस है, इनिशियल हीलिंग, इनिशियल उसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले इंजरी हो रही है, वो कट लग रहा है। तो जैसे ही वो कट लगता है, हमारी बॉडी की जो मैकेनिज्म है, हीमोस्टेसिस है, वो स्टार्ट हो जाती है और कोशिश करती है कि जो ब्लड का लॉस हो रहा है वो कम से कम हो। ब्लड लॉस को प्रिवेंट करने के लिए वो अपनी इनिशियल कैस्केड मैकेनिज्म स्टार्ट कर देती है ब्लड को क्लॉट करने के लिए। और जैसे यहाँ पे क्लॉटिंग हो जाएगी तो जो ब्लड का लॉस हो रहा था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा या फिर रुक जाएगा। तो ये हमारा इनिशियल हेमोरेज हो गया। सेकंड बात करते हैं
एक्यूट इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। एक्यूट इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स क्या है? जैसे ही यहाँ पर इंजरी हो रही है तो जो भी हमारी बॉडी में लिम्फोसाइट सेल होंगी, हम कौन सी, लिम्फोसाइट सेल होंगी, वो यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएंगी और एक्टिवेट होते ही अदर सेल मीडिएटर्स को एक्टिवेट करेंगी जो इन्फ्लामेशन कॉज करेंगे, क्योंकि जब तक इन्फ्लामेशन नहीं होगी हमारी बॉडी में हीलिंग प्रोसेस कंप्लीटली स्टार्ट नहीं हो पाएगी, क्योंकि अभी तो इंजरी हो ही रही है। जैसे ही इंजरी हुई है उसके बाद हमें तुरंत अपनी फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू उस हीलिंग को उस चोट को रिकवर करना है, उसे हील करना है। तो सेल मीडिएटर्स जैसे ही वहां रिलीज होंगे तो वो क्या करेंगे, मीडिएटर्स वहां पर जाएंगे, हमारे साइट ऑफ इंजरी पे जाएंगे, वहां पे सारी चीजों को एनालाइज करेंगे कि कोई माइक्रो बैक्टीरिया तो वहां पे नहीं आ गया है, कोई माइक्रोब्स ना आ जाए, या फिर कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स है, अगर फॉरेन पार्टिकल्स है तो उसको वहां से हटाएं, एलिमिनेट करें कि फर्दर उसमें कोई इन्फेक्शन ना हो, या प्राइमरी जो पहली चोट लगी थी उस पर कोई दूसरा इन्फेक्शन ना हो जाए। तो तीसरा प्रोसेस होता है हमारा इपिथेलियल चेंजेस। इपिथेलियल चेंजेस क्या होते हैं? अब जैसे यहाँ पे जो भी सेल्स का अरेंजमेंट था आफ्टर इंजरी, वो अरेंजमेंट क्या हो चुका है, डिस्टर्ब हो चुका है। अब वहां पे क्योंकि हीलिंग की प्रोसेस होनी है तो जो भी प्रोसेस है वो धीरे धीरे कम होती रहेगी और हमारी जो रिकवरी है वो वापस से इनिशिएट होती रहेगी। तो जो सेल पहले जिस स्टेट में थी वो वैसी एज सच वापस से नहीं हो पाएगी, उसके जो सेल्स हैं, जो लेयर है उसमें थोड़ा सा चेंजेस आ जाएगा, इपिथेलियल चेंजेस हो जाएंगे, वहां पे कुछ स्पॉट्स आ जाएंगे जो ये मेंशन करेंगे कि यहाँ पर पहले चोट लगी थी। फोर्थ वन होता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या हो रहा है, इपिथेलियल चेंजेस का ही फर्दर रूप है ऑर्गेनाइजेशन। जब हमारी इपिथेलियल सेल्स रिपेयर होंगी या रीजनरेट होंगी तो उनको एक सीक्वेंस में लाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसेस होती है, जो उस सारी सेल्स को वापस से उसी फॉर्म में एडजस्ट कर सके और उसको ऑर्गेनाइज कर सके कि यहाँ पे जो भी हमारी टिश्यू ओपन एरिया था वो धीरे धीरे क्या हो जाए, क्लोज हो जाए। लास्ट स्टेप होता है इसका, लास्ट स्टेप इसका है हमारा सूचर ट्रैक्स, क्योंकि जो इंजरी हुई है वहां पर हमने स्टिचेस लगाए हुए हैं, क्योंकि दोनों एजेस को क्या किया है, मर्ज किया है। यहाँ पे जो भी इंजरी हुई थी उसको हमने क्या किया है, मर्ज किया है। ये एरिया अब यहाँ से गायब हो गया, तो ये दोनों जब एरिया आपस में अटैच्ड होंगे तो वहां पर एक लाइनअप का फॉर्मेशन रहेगा, सूचर ट्रैक्स बन जाएंगे कि वहां पर फिजिकली ये चीज दिखाई देगी कि यहाँ पर सूचरिंग हुई है या फिर यहाँ पर स्टिचिंग हुई है। ये चीज होती है हमारी सूचर ट्रैक। तो ओवरऑल यहाँ पर हमारी 5 स्टेप होते हैं प्राइमरी इंटेंशन के या प्राइमरी हीलिंग के। जो फर्स्ट है हमारा इनिशियल हेमोरेज, सबसे पहले चोट लग रही है या फिर हम उसको कट कर रहे हैं एरिया को अलग करने के लिए। एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जो कि हमारे सेल मीडिएटर्स के रूप में हो रहा है। इनिशियल हेमोरेज जो हमारा फर्स्टली कट हो रहा है या फिर जहाँ वहां पर हमारी एरिया को ओपन किया जा रहा है। सेकेंड है एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, ये रिस्पॉन्स कैसे आएंगे, हमारे सेल मीडिएटर्स के थ्रू आएंगे। जब वहां पे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स पहुंचेंगे वो मीडिएटर्स वहां पे इन्फ्लेमेशन कॉज करेंगे। इन्फ्लेमेशन के कॉज होने से ये पता चलेगा कि वहां पे कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन या अदर फॉरेन पार्टिकल तो नहीं प्रेजेंट है। देन इपिथेलियल चेंजेस होंगे, जो भी सेल हमारी उस लॉस हुई है, जो भी टिश्यू का लॉस हुआ है वो आपस में रीअरेंज होंगे, उनके एपिथेलियल स्ट्रक्चर में थोड़ा चेंजेस आएगा। फिर वही सारी सेलें एक साथ ऑर्गेनाइज होंगी और लास्ट में सूचर ट्रैक्स, जिसमें वो सूचर जो भी हमने स्टिचिंग की हुई है उसका एक स्पेसिफिक रूट बन जाएगा या वो फिजिकली दिखाई देने लगेंगे। तो ये टोटल ओवरऑल 5 इवेंट थे जो हमारे प्राइमरी हीलिंग में यूज होते हैं। अब बात करते हैं अपने
सेकेंडरी इंटेंशन हीलिंग में। तो सेकेंडरी इंटेंशन हीलिंग क्या होती है? ये एक प्रोसेस है जहां जो हील हो रहा है वो बॉटम अप एंड में एजेस जो है एक दूसरे के पास नहीं आते हैं। यहाँ पर आप बात देखिए, एजेस जो है वो एक दूसरे के पास नहीं आते हैं, उसमें कोई भी सूचरिंग नहीं होती है। ये एक तरह से सेकेंडरी हीलिंग है हमारी। इसमें क्या हो रहा है, ये तब होती है जब वाउंड का जो एरिया है वो बहुत ज्यादा बड़ा हो या डीप हो या सिग्निफिकेंट टिश्यू, बहुत ज्यादा नंबर में टिश्यू का लॉस हो गया हो। उस केस में, इन 3 केस में हमारी सेकेंडरी इंटेंशन हीलिंग यूज होती है। इसके की फीचर्स क्या होते हैं? पहले तो ग्रैनुलेशन टिश्यू का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे, क्योंकि रिपेयरिंग नहीं हो पा रही है, यहाँ पे रीजनरेशन ही डायरेक्ट होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि दोनों एजेस मिल ही नहीं पाएंगे, तो उस एरिया को कवर करने के लिए नई टिश्यू का फॉर्मेशन होगा। स्लो हीलिंग, इसकी प्रोसेस जो होती है वो थोड़ी सी स्लो होती है एज कंपेयर टू प्राइमरी। स्कैरिंग, इसमें दाग स्पॉटिंग आ जाती है, जो भी एरिया में जहां पे भी वो चोट लगी है वो क्या हो जाएगा, आपका स्पॉट बन जाएगा उसमें। और रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, क्योंकि वहां पे एजेस मिल नहीं पा रहे हैं, हमारी जो स्किन है वो परमानेंट खुली हुई है उस दौरान हीलिंग के टाइम पे, और हीलिंग भी स्लो है, तो इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे हमारे सेकेंडरी इंटेंशन में। इसमें कौन कौन से सीक्वेंस मैकेनिज्म होते हैं, देखते हैं एक एक करके। सेम, इनिशियल हेमोरेज, क्योंकि चोट दोनों जगह ही लग रही है। यहाँ पर हमारा जो वाउंड का साइज है वो थोड़ा बड़ा है, थोड़ा गहरा है, और इसमें मैक्सिमम टिश्यू का लॉस हुआ है। सेकेंड वन इज अ इंफ्लामेटरी फेज, यहाँ पर भी हमारी सेम इंफ्लामेशन फेज आएगी, क्योंकि जब इंफ्लामेशन मीडिएटर्स आएंगे तभी वो वहां पे अदर चीजों को हटा सकेंगे और वहां पर हमारी हीलिंग प्रोसेस अच्छी हो जाएगी। थर्ड वन इज अ इपिथेलियल चेंज, ये तीनों स्टेप हमारे प्राइमरी इंटेंशन की ही तरह है। नेक्स्ट इज अ ग्रैनुलेशन टिश्यू, ग्रैनुलेशन टिश्यू में क्या हो रहा है, यहां पर देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए सपोज कोई इंजरी है, ये हमारी स्किन सरफेस है और जो वाउंड है उसका सरफेस थोड़ा ज्यादा है। जब चोट लग जाती है तो उसमें ऐसे थोड़ा सा क्लव जम जाता है, पपड़ी जम जाती है हमारी स्किन की लेयर में, और नीचे से ब्लड सप्लाई वगैरह होती है। तो यहाँ क्या हो रहा है, जब वो वाउंड हुआ है, ये कोई चोट लगी है, इंजरी हुई है, तो इस इंजरी का जो साइज है वो बड़ा है। तो यहाँ पर धीरे धीरे अंदर की तरफ में, ऊपर तो हमारी स्कैल्प पे एक लेयर बन चुकी है ब्लड क्लॉट की, ये हमारा ब्लड है जो क्या कर चुका है, क्लॉट कर चुका है। ये ब्लड क्लॉट हुआ है कि एक्सेस अमाउंट में ब्लड लॉस ना हो, तो अपर लेयर ये हमारी एक ब्लड क्लॉट की बन जाएगी। इसके ठीक नीचे साइड में जब हमारी सेल्स रिपेयर हो रही होती हैं तो यहाँ पर एक नई सेल्स का फॉर्मेशन होने लगता है, जो एज सच पुरानी ही सेल की तरह होती हैं। तो यहाँ पर वो क्या करती हैं, अदर न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई करती हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई करती हैं, न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई करती हैं, और साथ ही साथ जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको वहां से ले जाती हैं और न्यूट्रिशन की सप्लाई यहाँ करती है। तो इसके लिए हमें ब्लड वेसल्स की जरूरत होगी, कैपिलरीज की जरूरत होगी, और चूंकि ये पूरा एरिया तो ब्लैंक हो चुका है, यहाँ पे कोई भी चीजें नहीं है, तो धीरे धीरे वहां पे फॉर्मेशन होगा इन सारी चीजों का। जैसे जैसे हमारी रिक्वायरमेंट होगी वैसे वैसे यहाँ पे डिमांड पूरी होती जाएगी और वो सप्लाई वापस से स्टार्ट हो जाएगी। तो ग्रैनुलेशन टिश्यू में यही प्रोसेस होती है हमारी। देन नेक्स्ट होता है वाउंड कॉन्ट्रैक्शन। वाउंड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, अब जब कुछ डेज बीत जाते हैं, जब जब हमारी हीलिंग जो है ऑलमोस्ट पूरी होने वाली होती है, तो धीरे धीरे ये एरिया क्या होने लगता है, श्रिंक होने लगता है। जो पहले बहुत बड़ी सी चोट हुआ करती थी, अब आगे जाके उसका एरिया क्या हो गया है, कम हो गया है। फिर कुछ दिन बाद देखेंगे तो वो एरिया ऑलमोस्ट रिपेयर हो जाता है और यहाँ पे बस रह जाता है उसके स्कैर, उसका स्पॉट।
अदरवाइज वो जो एरिया है, वो जो इंजरी हुई है, वो जो ओपन एरिया है हमारा, वो धीरे धीरे क्लोज हो जाता है, तो वो हमारा कहलाता है वाउंड कॉन्ट्रैक्शन। और लास्ट में होता है प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शन, क्योंकि अगर वाउंड में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो एरिया ओपन रहने की वजह से कई माइक्रोब्स वहां पे इफेक्ट कर सकते हैं और वहां पर अपना लाइफ साइकिल स्टार्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो टोटल इसमें ये 6 स्टेप्स थे जो हमारे सेकेंडरी इंटेंशन में या सेकेंडरी यूनियन में यूज होते हैं। आगे बढ़ते हैं, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग हीलिंग। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी हीलिंग को इनहिबिट करते हैं या उन्हें स्लो डाउन करते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो हील को रोकते हैं। फर्स्ट हम अगर बात करें तो इन्फेक्शन। अब इन्फेक्शन किस तरह से, क्योंकि अगर किसी भी सेल में इंजरी हुई है और वहां पे कोई भी माइक्रोब्स या फंगस या वायरस का अटैक हो गया है, तो वो हमारे मीडिएटर्स को क्या करेंगे, इनहिबिट करते रहेंगे, या जो भी हम उनको अपनी सेल को सप्लाई दे रहे थे रिपेयर होने के लिए ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन की, वो सारा ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन क्या करेंगे, वो माइक्रोब्स अपने में इनटेक कर लेंगे, तो जिसकी वजह से हमारी सेल को की जो सप्लाई होगी वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो इन्फेक्शन बहुत बेसिक कॉज होता है हमारे हीलिंग को स्लो डाउन करने का। दूसरा फैक्टर होता है एज। एज की बात करी जाए तो अगर यंग एज है, इन्फेंट एज है, तो उसमें हीलिंग प्रोसेस बहुत तेज होती है, क्योंकि जो सेल साइकिल होती है वो ज्यादा से ज्यादा होती है, उसमें नंबर ऑफ सेल्स बहुत जल्दी रिग्रेट होती है। बट वही आफ्टर एज ऑफ 50, अगर 50 के ज्यादा एज होने लगेगी तो हीलिंग प्रोसेस धीरे धीरे कम होने लगेगी। तीसरा फैक्टर अगर हम बात करें, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड वन की अगर बात करें तो होता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन किस तरह से, अगर हम प्रॉपर न्यूट्रिशन की सप्लाई कर रहे हैं, एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा है, ऑक्सीजन सप्लाई जा रही है, गुड इंग्रेडिएंट्स जा रहे हैं, हमारा प्रोटीन है, विटामिन्स हैं, तो ये सारी चीजें क्या करेंगी, हमारी सेल को जल्दी से ग्रोथ करने में मदद करेंगी। उसी जगह अगर ये न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी हो जाएगी तो जो भी प्रोसेस हो रहा होगा वो क्या होगा, स्लो हो जाएगा, जिससे हमारी हीलिंग की प्रोसेस क्या हो जाएगी, रुक जाएगी या फिर धीमी हो जाएगी। चौथे फैक्टर की बात करें तो डायबिटिक कंडीशन। डायबिटीज के पेशेंट्स में क्या होता है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है हमारे ब्लड में। ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा होने की वजह से जो इंजर्ड सेल है वहां पे ग्लूकोज परमानेंट प्रेजेंट रहेगा, और ग्लूकोज के प्रेजेंस की वजह से वहां पे अदर बैक्टीरिया बहुत जल्दी अटैक करेंगे, या फिर जो अदर न्यूट्रिशंस हैं वो उस सेल तक नहीं पहुंच पाएगा। तो एक डायबिटिक भी ऐसा केस होता है कि हीलिंग की प्रोसेस को वो स्लो कर देता है। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जो हमारी हीलिंग प्रोसेस को स्लो करते हैं। इसी तरह बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं, कुछ इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, कुछ लोकल फैक्टर्स होते हैं, जो ओवरऑल हमारी इंजरी को क्या करते हैं, स्लो डाउन कर देते हैं, कम कर देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी यूनियन। डिफरेंस दोनों में क्या होता है देखते हैं। तो क्लीनलीनेस ऑफ वाउंड की क्या अगर बात करे जाएंगे तो प्राइमरी यूनियन, जो प्राइमरी चोट होती है वो क्या होती है, क्लीन होती है। क्यों, क्योंकि वो सर्जिकली तरीके से उसको हम क्लोज करते हैं, प्रॉपर उसकी ड्रेसिंग करते हैं कि बाहर से कोई भी माइक्रोबैक्टीरिया वहां पे इन्फेक्ट ना कर सके। सेकेंडरी यूनियन की बात करेंगे तो वो अनक्लीन होंगे, क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी ब्लड क्लॉट की एक लेयर जम जाती है, और जब वो ब्लड क्लॉट हो रहा होता है तो उसमें साथ में जो भी फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं वो सब भी वहां पर जमा हो जाते हैं उसी फाइब्रिन थ्रेड के अंदर। इन्फेक्शन की अगर बात करें तो एज वो क्लीन है अगर, तो क्लीन होने के साथ साथ उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत रेयर होते हैं, मतलब ना के बराबर, वो एरिया अनइन्फेक्टेड होता है। सेकेंडरी यूनियन क्या होता है हमारा, इन्फेक्टेड हो सकता है क्योंकि वो अनक्लीन है, हाइजीन वो नहीं है, और अगर हाइजीन नहीं है तो वहां पर इन्फेक्शन के चांसेस
ज्यादा होंगे। थर्ड फीचर है मार्जिन्स। मार्जिन क्या होती है, ये हमारा सर्जिकल क्लीन होता है क्योंकि यहाँ पे सूचर्स बने हैं, प्रॉपर उनकी ड्रेसिंग की गई है, तो मार्जिन जो है वो क्लीन दिखाई देगी। बल्कि सेकेंडरी का क्या होता है, इररेगुलर। इररेगुलर क्यों है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि हमारी इंजरी कितनी डीप और लार्ज है। जितनी डीप कट होगा वो ऊपर से उतना ही कम दिखाई देगा, बट जितनी बड़ी चोट होगी उसका जो स्पॉट होगा वो बहुत ज्यादा दिखाई देगा और इररेगुलर तरीके से दिखाई देगा। सूचर्स, अगर सूचर्स की बात करें तो इसमें सूचर्स यूज होते हैं बिकॉज ये सर्जिकल थीम है और क्लीन प्रोसेस से होता है। सेकेंडरी में हम किसी भी तरह का सूचर यूज नहीं करते हैं, वो ऑटोमेटिकली रीजनरेट होने वाली प्रोसेस है। हीलिंग की अगर बात करें तो यहाँ पर ग्रैन्युलेशन प्रोसेस होती है स्कैंटरी में, और सेकेंडरी में एक्सुबेरेंट ग्रैन्युलेशन प्रोसेस होती है। दोनों में ये माइन्यूट डिफरेंस है। आउटकम क्या है, ये नीट लाइनिंग स्कैर है, एक लाइनर फॉर्म में, क्योंकि जो भी सर्जरी होती है वो जिगजैग फॉर्म में नहीं होती है, उसका जो कट होता है वो स्ट्रेट होता है, चाहे वो हॉरिजेंटल हो चाहे वो वर्टिकल हो, वो एक स्ट्रेट लाइन में ही रहेगा। और सेकेंडरी की बात करें तो वो कॉन्ट्रैक्टेड इररेगुलर वाउंड होगा क्योंकि वो वाउंड अपने से लग रहा है, जबकि प्राइमरी हम क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, ये हम इंटेंशनली कट कर रहे हैं तो इसमें एक स्पेसिफिक शेप होगा। जबकि सेकेंडरी क्या हो रहा है, वो हमारी बॉडी की में किसी एक्सीडेंटल चोट की वजह से हो रही है, तो वो क्या होगा, इररेगुलर शेप होगा, उसका कोई शेप निश्चित नहीं होगा। ये कुछ बेसिक डिफरेंस थे हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी इंटेंशन में। अब स्टेज ऑफ हीलिंग की बात करें तो ओवरऑल टोटल प्राइमरी और सेकेंडरी मिला के टोटल 4 स्टेजेस होती हैं हमारी हीलिंग प्रोसेस में। फर्स्ट वन इज अ हीमोस्टैसिस। हीमोस्टैसिस दैट मीन ब्लड क्लॉट का बनना, ब्लड क्लॉटिंग। क्लॉटिंग की वजह से क्या होगा, स्टैसिस मतलब रोकना, स्टॉप। हीमो दैट मीन्स ब्लड, टू स्टॉप ब्लड फ्लो दैट मीन्स ब्लड क्लॉटिंग, यहाँ पर ब्लड का क्लॉट रुक जाएगा। सेकेंडरी इन्फ्लामेशन होगा, इन्फ्लामेशन से हमारे जो भी मैक्रोफेजेस सेल हैं वो वहां पर जाएंगी और उस सेल को कंप्लीटली ठीक करेंगी, उसमें अदर सब्सटेंस को वहां से रिमूव करेंगी। देन उसके बाद प्रोलिफरेशन होता है। प्रोलिफरेशन में हमारे फाइब्रोब्लास्ट सेल यूज हो रही हैं जो नई सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं, न्यू ब्लड सप्लाई बनाती हैं और अपने उस एरिया तक सारी सप्लाई को पहुंचाती हैं। प्रोलिफरेशन के बाद होता है रीमोल्डिंग। रीमॉडलिंग में क्या हो रहा है, जो भी हमारी टिश्यू की इंजरी हुई थी वो इंजरी वापस से क्लोज हो चुकी है, यहाँ पर अब कोई भी ओपन एरिया नहीं है, हमारी स्किन वापस से यूनिफॉर्म लेयर की तरह हो गई है, बैक टू नॉर्मल टिश्यू। और वही टिश्यू जब डैमेज हो जाता है तो वहां पर एक एरिया ब्लैंक हो जाता है, इतने एरिया में हमारी कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं होती है, कोई भी तरह का हमारा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, वो कम्प्लीटली ब्लैंक है। उसी ब्लैंक में हमारे ब्लड का लॉस होता है, साथ ही साथ अदर सेल का भी लॉस होने लगता है। कुछ न्यूट्रोफिल्स भी यहाँ पे यूज होती हैं हमारी, जो आइडेंटिफाई करती हैं फॉरेन पार्टिकल्स को और अदर माइक्रोबैक्टीरियाज को या एंटीजेंस को, कि कोई एंटीजन वगैरह तो यहाँ पे नहीं आ गई हैं। तो ये ओवरऑल हमारी 4 स्टेजेस होती हैं हीलिंग प्रोसेस की। फर्स्ट वन स्टार्ट होती है हीमोस्टैसिस से, सेकेंड वन इज अ इन्फ्लामेशन, थर्ड वन इज अ प्रोलिफरेशन, वाइल फोर्थ एंड लास्ट इज अ रीमॉडलिंग। और इसके बाद हमारी स्किन वापस से रिपेयर हो जाती है। यहाँ पर फर्स्ट लेयर है हमारी एपिडर्मिस, सेकेंड लेयर है डर्मिस की, और लास्ट है हमारा फैट जो यहाँ पे एक्यूमुलेट हुआ है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारा जो वाउंड हीलिंग का टॉपिक था वो यहीं पे खत्म हो गया है। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, हम आपके डाउट को ज़रूर दूर करेंगे। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर।